गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बच्चों यूनिट 3 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। बच्चों जब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जब मैं बात कर रही हूँ तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, किसी भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग यदि हम उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है कि या तो उनके डेट्यूरेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ख़राब बहुत जल्दी हो जाएंगे, या फिर उनके ऊपर क्या होगा, इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो वर्क कर जाएंगे और उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या किसी तरह की डिजीज उनको लग जाएगी। इसलिए आफ्टर हार्वेस्टिंग भी हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसमें हम यही देखेंगे कि इंडिया में स्टार्टिंग में क्या होता था बच्चों कि जब एक्सपोर्ट के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लिए जाते थे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे, क्योंकि उस समय हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इतना जानते नहीं थे और वो यूज में नहीं लेते थे। पर जैसे जैसे पता चला कि इससे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स में, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी टेक्निक्स हैं वो यूज होने लगी। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। स्टार्टिंग में ये बता रहा है इम्पॉर्टेंस, स्कोप एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग। इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम लोगों का फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए हम क्या हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। There are shared 10% to 16% respectively in total world production and is a leader in several horticulture crop। ये क्या कह रहा है, पूरे वर्ल्ड का 10 से 16% शेयरिंग करते हैं बच्चों हम प्रोडक्शन में, और उनमें से लीडिंग हैं हम लोग की सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में। कौन कौन से फ्रूट्स रहते हैं बच्चों? मैंगो, बनाना, पपाया और कैस्यू नट, एरिना नट, पोटैटो, ओकरा। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम लोग लीडिंग हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगो ग्रो किया जाता है। प्रोडक्शन मैंगो का ज़्यादा होता है, बनाना का ज़्यादा होता है, पपाया, कैस्यू नट, एरिना नट, पोटैटो और ओकरा का। Horticulture crop occupy 24.472 million hectare and production is estimated around 286.188 million tons। हॉर्टिकल्चर जो है कितने हेक्टर में ग्रो की जाती है और कितना प्रोडक्शन होता है वो बता रहा है बच्चों कि 24.472 मिलियन हेक्टर में तो इसको ग्रो करते हैं, और कितना प्रोडक्शन होता है बच्चों इतने हेक्टर में 286.188 मिलियन टन्स। टोटल एरिया ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, लूज क्रॉप एंड एरोमेटिक प्लांट। अब मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप में अब ये वेजिटेबल के लिए अलग बता रहा है कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, फ्रूट के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना प्लांटेशन क्रॉप के लिए चाहिए, कितना स्पाइसेस के लिए चाहिए। जैसे फ्रूट के लिए चाहिए 6301,000 हेक्टर एरिया चाहिए बच्चों। वेजिटेबल्स के लिए 10,106,000 हेक्टर चाहिए। प्लांटेशन क्रॉप के लिए 3680,000 टन चाहिए। स्पाइसेस के लिए 3,474,000 हेक्टर चाहिए। स्पाइसेस के लिए 278,000 हेक्टर एरिया रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन। एंड लूज फ्लावर्स के लिए बच्चों ये बता रहा है, लूज फ्लावर्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स का बता रहा है 634,000 हेक्टर रेस्पेक्टिवली। एंड प्रोडक्शन की बात करूँ तो बच्चों फ्रूट का प्रोडक्शन होता है 90,186, वेजिटेबल का होता है 1,69,064 टन वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हम करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप का 16,658, स्पाइसेस का 6,988, लूज फ्लावर्स करते हैं हम 2,184, और एरोमेटिक प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है 1,22,000 टन पर हेक्टर में ग्रो किया जाता है बच्चों। 1000 टन का मेन प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये यहाँ ये बता रहा है कि फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस, लूज फ्लावर्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स को मेनली कितना एरिया रिक्वायर्ड है। 6,301, 10,106, 3,680, 3,474, 278 for the loose flower and 634 for the aromatic plant 1000 हेक्टर। इतना ही इनमें क्या हो रहा है बच्चों, प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब हम इनकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो फ्रूट की प्रोडक्टिविटी 11.32
वेजिटेबल की प्रोडक्टिविटी 17.22, प्लांटेशन क्रॉप की 4.54, स्पाइसेस की 1.87, लूज फ्लावर्स की 6.59 एंड एरोमेटिक प्लांट्स की 1.19,000 टन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी होती है। और ये एस्टिमेटेड डेटा बच्चों 2015 का है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर आर 74,305 लाख स्टेम। 2012 to 13 का डेटा बता रहा है। ड्यूरिंग 2015-16 इंडिया एक्सपोर्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल वर्थ, इतने वर्थ का वेजिटेबल और फ्रूट्स को बाहर भेजा जाता था, कितना 8,391.41 करोड़, विच कंप्राइजेज ऑफ फ्रूट वर्थ, जिनमें से फ्रूट जो था उससे कितना हमें मिल रहा था पैसा 3,524.50 करोड़ और वेजिटेबल से मिल रहा था बच्चों 4,866.91 करोड़। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम फ्रेश वाटर एंड वेजिटेबल कंप्राइजेज अबाउट 76% ऑफ एक्सपोर्टेड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस फॉलोड बाय प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल। ये पहली बात तो ये कह रहा है कि आप कितना आप बाहर फ्रूट एंड वेजिटेबल भेज रहे हो तो उसे कितना पैसा मिल रहा है। अब ये बताना चाह रहा है कि आप फ्रूट एंड वेजिटेबल टोटली हॉर्टिकल्चर क्रॉप में से 76% भेज रहे हैं, उनमें से फ्रूट एंड वेजिटेबल में को प्रोसेस फॉर्म में 23% भेजा जाता है, फ्लोरिकल्चर और सीड्स की फॉर्म में 1% भेजा जा रहा है। और आफ्टर दैट लूज फाउंड और लूज फॉर्म में 23% तो प्रोसेस की फॉर्म में भेज रहे हैं और 1% फ्लोरिकल्चर और सीड्स की फॉर्म में भी भेज रहे हैं। तो आफ्टर दैट जब हम इस फॉर्म में बाहर भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों कि लॉसेस कितने होते हैं। फ्रूट लॉसेस वो बता रहा है ये 20 to 30%, जबकि 30 to 40% वेजिटेबल्स का लॉस होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग तो 23% ही है और सीड की फॉर्म में 1% ही है, बट फ्रेश फ्रूट्स हम और वेजिटेबल्स 76% एक्सपोर्ट करते हैं और फ्रेश फ्रूट के डिट्यूरेशन के चांसेस बच्चों बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो बता रहा है कि लगभग कितना लॉस हो रहा है फ्रूट्स में 20 to 30% और वेजिटेबल्स में 30 to 40% वाइल हार्वेस्टिंग टू consumption in India. It's due to perishable nature of horticulture commodity. उनका perishable nature है, वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ appropriate पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हमारे पास अच्छी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है एंड इनएडिक्वेट ऑफ मार्केट और लैक ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है, और प्रोसेसिंग की कमी होने के कारण। इंडिया इज अ मेन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर इवन दो प्रोसेसिंग ओनली लेस देन 2%। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है ओनली 2% प्रोसेसिंग कर रहा है, इसकी तुलना में आपकी ये 2% प्रोसेसिंग जो कि बहुत कम है। मलेशिया 80% प्रोसेसिंग करता है, फिलीपींस 78% करता है, ब्राज़ील 70% कर रहा है, थाईलैंड 30% कर रहा है। इन सब के मुकाबले में इंडिया जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग है वो बहुत कम करता है। द मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री 40 to 60% fruit and vegetable utilized in processing. Proper handling, packaging, transportation and storage reduce the post-harvest losses of fruit and vegetable. Fruit and vegetable की proper handling करेंगे हम, प्रॉपर पैकेजिंग करेंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करेंगे और प्रॉपर स्टोरेज होगा तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं बच्चों ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। फॉर एवरी 1% रिडक्शन इज लॉस विल सेव 5 मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पर ईयर। यदि हम 1% भी लॉस को बचाते हैं तो 5 मिलियन टन्स हम पर ईयर अपने पैसे बचा सकते हैं। Processing and preservation technology help to save excess fruit and vegetable during the glut season. The technology has become a necessity to improve the food safety and strengthen nation food security. ये सारी जो टेक्नोलॉजी होती है इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली फूड है ना सेफ हो रहा है और उसको फूड सिक्योरिटी को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। The technology help to boost export of agriculture commodity in form of preserved and value added product. और यही टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हेल्प करती है बच्चों एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज को प्रिजर्व फॉर्म में या वैल्यू एडेड फॉर्म में दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने में। तो अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बच्चों मेनली 4 ये कैटेगरी बता रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, लार्ज स्केल यूनिट्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स, कॉटेज स्केल यूनिट और होम स्केल यूनिट्स। लार्ज स्केल यूनिट्स बच्चों कितनी बनती हैं, 250 टन पर हेक्टर, मोर देन 250 टन पर हेक्टर की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो लार्ज स्केल यूनिट्स के फॉर्म में होती हैं। स्मॉल स्केल यूनिट्स 50 to 250 टन पर ईयर होता है, कॉटेज स्केल यूनिट्स 10 to 50 टन पर ईयर और होम स्केल यूनिट्स
लेस देन 10 टन पर ईयर फूड प्रोसेसिंग नॉर्मली होती है बच्चों अलग अलग इंडस्ट्री पे। लार्ज स्केल पर होगी तो मोर देन 250 है, स्मॉल स्केल पर होगी तो 50 to 250 है, कॉटेज स्केल पे 10 to 50 है और होम स्केल यूनिट्स पे लेस देन 10 टन पर हेक्टर है। एस्टिमेटेड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, बच्चों जब हम फूड की प्रोसेसिंग नहीं करते थे तो कितना लॉसेस होता था? पपाया 40 to 100%, मैंडेरियंस 20 to 95%, बनाना 20 to 80%, ग्रेप्स 27%, लेमन 20 to 85%, कॉलीफ्लावर 49%, टमेटो 5 to 50%, अनियन 16 to 55%, कैबेज 37%, पोटैटो 5 to 10%। इतना लॉसेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का बच्चों हो रहा था। तो क्या करा हमने? उन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को प्रोसेस फॉर्म में बनाया और वो प्रोसेस प्रोडक्ट्स बच्चों उनके क्या थे? फ्रूट पल्प्स एंड जूसेस का 27% शेयरिंग थी, रेडी टू सर्व बीवरेज की 13% शेयरिंग थी, पिकल्स की 12% शेयरिंग थी, जैम एंड जेलीज की 10% शेयरिंग थी, सिंथेटिक सिरप्स की 8% शेयरिंग थी, स्क्वैश की 4% शेयरिंग थी, टमेटो प्यूरीज एंड केचप की अगेन 4% शेयरिंग थी, केन्ड वेजिटेबल्स की 4% शेयरिंग थी और जितने भी अदर प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनकी 18% शेयरिंग थी। तो हम क्या कर रहे हैं? अब फूड को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस फॉर्म में यूज कर रहे थे। उसके अलावा बच्चों इंडिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो प्रोफाइल्स हैं मेनली 3 हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन स्मॉल स्केल। अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बच्चों 42% शेयरिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर 25% शेयरिंग है और स्मॉल स्केल पे 33% शेयरिंग थी। इंडिया एक्सपोर्ट टू प्रोसेस प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंट्री। अब इंडिया अलग अलग कंट्री में क्या क्या दे रहा था, कौन सी कंट्री को कौन सा प्रोसेस फ्रूट दे रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंगो पल्प देता है वो सऊदी अरब, यूएई, यूके एंड यूएसए को, फ्रूट जूस देता है वो यूएसएसआर को, केन फ्रूट देता है बच्चों, केन फ्रूट मैंगो और गुआवा के केन फ्रूट दे रहा है यूएसएसआर और यूएई को, केन वेजिटेबल ग्रीन पेपर यूके, यूएसए और यूएई को, डिहाइड्रेटेड गार्लिक अनियन यूएसएसआर, जापान और यूके, पिकल एंड चटनी, मैंगो चटनी यूएसए, जापान एंड यूएसए और जापान को वो मैंगो की पिकल्स एंड चटनी सेंड करता है। तो ये पूरे जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है किस फॉर्म में? प्रोसेस्ड फूड की फॉर्म में। अब यदि हम हिस्ट्री देखते हैं बच्चों तो द फर्स्ट रिकॉर्डेड कॉज ऑफ स्पॉयलेज इन स्टोरेज फूड बाय, सबसे पहले स्पॉयलेज ऑफ फूड किसने देखा था बच्चों? नीडहैम 1749 में देखा था इन्होंने। आयरन कंटेनर वाज डिस्कवर्ड बाय एस द बीपी टंगस्ट डी हैन 1800 में आयरन कंटेनर इन्होंने बनाए, डिस्कवर्ड किए। पीटर ड्यूरेंट ने मेटल कंटेनर डिस्कवर्ड किए। फर्मेंटेशन को सबसे पहले लुइसियर ने 1789 में रिकॉर्ड किया था। फिर आए साइंटिस्ट स्पेलेंजानी 1765 डिस्ट्रीब्यूटेड द थ्योरी ऑफ प्रिजर्वेशन। उन्होंने प्रिजर्वेशन की थ्योरी कैसे बताई? बाय द हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैनिंग, ये कैनिंग का बेसिक प्रिंसिपल था। निकोलस अपार्ट 1804 was the first to report the successful preservation of food in glass container। ग्लास कंटेनर सबसे पहले बच्चों किसने बनाए थे? एम निकोलस अपार्ट ने बनाए थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कैनिंग भी बोला जाता है। फिर आते हैं फर्स्ट ईयर डिस्कवर्ड द होल्ड द कैप कैन, कुकिंग ऑफ फूड बाय मीन्स ऑफ प्रिजर्व स्टार्टेड बाय पेपिन इन 1861। उन्होंने कहा था फूड को कुक करो तो वो अपने आप प्रिजर्व हो जाता है। ऑटोक्लेव फर्स्टली यूज्ड बाय श्रीवर इन 1874। नेक्स्ट आया बच्चों मॉडर्न रेफ्रिजरेटर डिस्कवर्ड बाय जैम हर्सन इन 1857। रेफ्रिजरेटर में भी हम काफ़ी लंबे समय तक फ्रूट और वेजिटेबल को फ्रेश रख सकते हैं बच्चों। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेस्ड बाय, प्रोसेसिंग अब इसकी कब हुई बच्चों? फर्स्ट स्टार्टेड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन 1857 एंड इंडिया द फर्स्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 एट मुंबई। The Central Food Technology Research Institute was established as Mysore in 1950. Food Preservation and Canning Institute was established at Lucknow in 1949 and Berg and Berg discovered the hypobaric storage। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या हुआ बच्चों? डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई। जैसे इसने बताया फर्स्ट इंडिया में मुंबई में सबसे पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगी। देर आफ्टर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में खुला बच्चों 1950 में। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड
एट लखनऊ में उसको स्टैब्लिश किया गया 1949 में। बर्ग एंड बर्ड डिस्कवर्ड द हाइपोबैरिक स्टोरेज, उन्होंने हाइपोबैरिक स्टोरेज को डिस्कवर किया। तो ये बच्चों हुआ जनरल इंट्रोडक्शन किसका, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का। अब हम पढ़ते हैं बच्चों पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों उनको क्या किया जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, वॉशिंग। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, जब घर में भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आते हैं तो हम सबसे पहले उसे वॉश करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज़ कह रहा है ये, इट इज़ यूजफुल इन रिमूविंग सरफेस एडेंशन मटेरियल वाटर मैकेनिकली। इट इज ऑल्सो accomplished by passing the fruit and vegetable through machine arranged with water tank equipment with rotating brush. In some produce washing improve apparel by facilitating removal of shape, as case in mango, papaya, jackfruit, karunda, dirt in case of carrot, radish, turnip, sugar beet, sweet potato, etc. and for removal of debris in case of banana. सिंपल सी चीज़ कही है इसने कि आप क्या करोगे, उसे पानी से वॉश करोगे। अब बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें ब्रश होते हैं, तो उसके अंदर जैसे ही हम फ्रूट डालते हैं तो वो क्लीन हो जाता है। तो सेल शेप जो हम हटा रहे हैं वो किस किस का, मैंगो, पपाया, जैक फ्रूट्स वगैरह का सेल शेप हटाते हैं। जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती हैं उनसे डस्ट हटानी पड़ती है और बनाना से डेब्रिस हटाने पड़ते हैं। The water used for purpose should be clean, otherwise fungal and bacterial level may build up. पानी भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। Then disinfecting treatment using ultraviolet light, और इसके अलावा क्या करना चाहिए आपको, यूज अल्ट्रावायलेट लाइट, क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करना चाहिए फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देन आता है बच्चों मेन आपकी, स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक इज प्री कूलिंग। आप उसकी प्री कूलिंग कर दो ताकि वो क्या हो, जल्दी से डेटोरेशन की कंडीशन ना आए। इफ इट एफर टू रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू स्लो राइपनिंग एंड सेंसेंस, कंजर्व वेट एंड रिड्यूस डिट्यूरेशन प्रायर टू स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हम फील्ड से उसको हटा रहे हैं तो उसको क्या करना है, उस फ्रेशली उसको क्या करेंगे, हीट फ्रॉम द फ्रेशली हार्वेस्टेड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू स्लो, कि इस तरीके से प्रिजर्व करना है कि उसकी राइपनिंग ना हो आगे। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्री कूलिंग यूज करते हैं। प्री कूलिंग किसके थ्रू की जाती है, हाइड्रो कूलिंग इमर्ज इन वाटर, वाटर के अंदर, ठंडे पानी, नॉर्मल पानी के अंदर हम उसको इमर्ज कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट आइसिंग, कॉन्टैक्ट आइसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमने एक पॉलीथीन बैग में डाल दिए हैं फ्रूट्स और उसके ऊपर हमने आइस लगा दी है। तो प्लेसिंग क्रश्ड आई इन एंड ऑन ऑफ द पैकेट। वैक्यूम कूलिंग, रैपिड इवोपरेशन ऑफ वाटर एट लो प्रेशर टू इफेक्ट कूलिंग, वैक्यूम कूलिंग होती है। एंड एयर कूलिंग, दैट इज कूलिंग बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेटर सिस्टम। रेफ्रिजरेशन में जो कूलिंग होती है वो कहलाती है आपकी एयर कूलिंग, यानी उसका टेम्परेचर डाउन करके हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक फ्रूट और वेजिटेबल्स को फ्रेश रख रहे हैं। उसके लिए बच्चों क्या है, रूम कूलिंग ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए की जाती है। फोर्स्ड एयर कूलिंग जो है फ्रूट वेजिटेबल टाइप वेजिटेबल ट्यूबर्स कॉलीफ्लावर्स के लिए की जाती है। हाइड्रो कूलिंग जो है स्टेम एंड लीफी वेजिटेबल्स के लिए की जाती है, जिनके स्टेम्स यूज करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स यूज करते हैं। सम फ्रूट्स एंड फ्रूट्स टाइप वेजिटेबल। पैकेज आइसिंग, जो मैंने आइसिंग वाला बोला था वो किस में करते हैं बच्चों, रूट स्टेम, सम फ्लावर टाइप वेजिटेबल, ग्रीन अनियन एंड ब्रुसेल स्प्राउट्स। वैक्यूम कूलिंग जो है सम स्टेम, लीफ, फ्लावर टाइप वेजिटेबल्स के लिए। ट्रांजिट कूलिंग, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए। और टैप आइसिंग एंड चैनल आइसिंग की जाती है सम रूट स्टेम, लीफी वेजिटेबल एंड कैंटालोपस के लिए की जाती है। तो ये हो गया बच्चों आपका प्री कूलिंग। प्री कूलिंग के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों वो है क्योरिंग। क्योरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, वहाँ तो मैंने बोला प्री कूलिंग, पर उनकी प्री कूलिंग नहीं की जाती है जिनके हम कट करके लेकर आते हैं। जब जैसे स्टेम है जिनमें थोड़ा सा वाउंड लग गया तो उसको उसी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है, तो उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्योरिंग। Curing done for root tuber bulb crop in which holding the produce at high temperature, उन्हें हाई टेम्परेचर पर होल्ड करके रखेंगे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे फॉर सेवरल डे बाय हार्वेस्टिंग वाउंड। उनके जो हार्वेस्टेड वाउंड होते हैं हील हो जाते हैं एंड अ न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल फॉर्म, और नई प्रोटेक्टिव लेयर उसमें बन जाती है। वाइल क्योरिंग कैन बी इनिशियली कॉस्टली, स्टार्टिंग में वो कॉस्टली होती है। द लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ स्टोरेज लाइफ मेक द प्रैक्टिस इकोनॉमिकली वर्थ वाइज। ठीक है, अब इस पोटैटो के लिए टेम्परेचर बच्चों कितना चाहिए, 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 95 और क्योरिंग टाइम है बच्चों 5 to 10 डेज। स्वीट पोटैटो के लिए
27 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्योरिंग टाइम में 5 to 7, यम के लिए 32 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90 और क्योरिंग टाइम में 1 to 4 days, टारो 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मोर देन 95 और क्योरिंग टाइम में बच्चों 4 to 7, कसावा 30 to 35, कसावा है 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 80 और क्योरिंग टाइम में 4 to 7, अनियन एंड गार्लिक के लिए 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 to 75, क्योरिंग टाइम 0.5 to 1 हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज क्योरिंग। नेक्स्ट आता है डीग्रीनिंग। नाम से समझ आ रहा है बच्चों इसका पिगमेंटेशन को बना के रखना। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट का डिकम्पोजिंग इन फ्रूट्स बाय अप्लाइंग, हम मेनली वहाँ क्या अप्लाई करते हैं, इथाइलिन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 to 90% और सिमिलर मेटाबॉलिक इंड्यूसर टू गिव अ फ्रूट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर एज प्रिफर बाय कंज्यूमर्स, जनरली फॉलोड इन सिट्रस फ्रूट बट ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन बनाना, मैंगो एंड टमेटो। हमें यहाँ पे क्या करना है, डिकम्पोजिशन करना है ग्रीन पिगमेंट का, तो हम यहाँ पे इथाइलिन को यूज करते हैं, उसके अलावा हम मेटाबॉलिक इंड्यूसर्स को यूज करते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है फॉर द इथाइलिन, ठीक है। तो मेनली कौन से फ्रूट्स होते हैं फॉर द डिग्रीनिंग, बनाना, मैंगो एंड टमेटो। फिर आता है बच्चों शॉर्टिंग। नाम से समझ आ रहा है कि हम क्या करते हैं कि फ्रेश लीफी लीव्स लेकर आते हैं जो वेजिटेबल्स, उनमें से जो डिजीज वाली वेजिटेबल्स हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कमोडिटीज इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कमोडिटीज को अलग किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल एंड डिजीज पोर्शन। देन आते हैं बच्चों ग्रेडिंग। यहाँ तो था डिजीज पोर्शन को हमने अलग किया, यहाँ पे हम जो करते हैं सेपरेशन कमोडिटीज का फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट, जिनसे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, उनको यूनिफॉर्मिलिटी की फॉर्म में सेपरेट करा जाता है। इस टर्म एज ग्रेडिंग, उसको हम ग्रेडिंग बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एज द प्रोडक्ट इज रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ लॉट, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन जो किया जा रहा है इस अकॉर्डिंग किया जा रहा है बच्चों कि जिससे क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो और उनकी यूनिफॉर्मिलिटी बनी रहे। तो मेनली ग्रेडिंग में क्या क्या का बेस क्या रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वेट, कलर, टेक्सचर, फिल्मनेस, कंपोजिशन एंड डिफेक्ट के अकॉर्डिंग उनको अलग किया जाता है। फिर आता है वैक्सीन। वैक्सीन हमें क्लियरली पता चल रहा है, उनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग लगा दो। Waxing of fruit and vegetable is a common post-harvest practice. Food-grade waxes are used to replace some of the natural wax, removing during harvesting. हम natural wax को वहाँ से remove कर देंगे सबसे पहले, जो naturally उनके ऊपर wax रहता है उसको हटाते हैं। फिर then shorting operation, उसके बाद उनकी shorting करेंगे and then can help to reduce water loss and respiration during handling and marketing. It also help in sealing tiny injury. हमने क्या करा बच्चों, फूड ग्रेड वैक्स को उस पर है ना क्या करा, प्लेस किया। सबसे पहले जो उसका नॉर्मल वैक्स था उसको तो हटा दिया, फिर फूड ग्रेड वैक्स को उस पर अप्लाई करा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इट ऑल्सो हेल्प इन सीलिंग। वो क्या कर रहा है, उसके टाइनी जो ना इंजरीज होती हैं उनको सील कर देता है, स्क्रैचेस को सील कर देता है। इट इम्प्रूव कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, प्रोलॉन्ग द स्टोरेज लाइफ, और फ्रूट एंड वेजिटेबल की स्टोरेज लाइफ को बच्चों वो बढ़ा देता है। द वैक्स कोटिंग मस्ट बी अलाउड टू ड्राई थोरोली बिफोर पैकिंग। क्या करना है कि जब हम वैक्स की कोटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसे थोड़ा सा ड्राई होना देना चाहिए। मस्ट बी अलाउड टू ड्राई, थोरोली उसको ड्राई होना चाहिए, फिर उसको पैक करना चाहिए। तो डैट इज वैक्सिंग। फिर आता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। नाम से बच्चों समझ में आ रहा है कि गर्म पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर की डिजीज वगैरह जो होती हैं धीरे धीरे वो किल ना, पैथोजन जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। जैसे इमर्जिंग द प्रोडक्ट इन हॉट वाटर बिफोर स्टोरिंग एंड मार्केटिंग इज नॉन एज हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इट इज़ इफेक्टिव इन मिनिमाइजिंग फंगल डिजीज। मेनली फंगल डिजीज के लिए होता है बच्चों ये। Anthracnose in fruit can be controlled by dipping the fruit in hot water at 51 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड for 30 मिनट। 30 मिनट हमने क्या करा, इसे 51 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड के हॉट वाटर में डिप करके रखा। दिस ट्रीटमेंट हेल्प इन अटेनिंग यूनिफॉर्म राइपनिंग विद 5 to 7 डेज। 5 to 7 डेज में उसमें यूनिफॉर्म राइपनिंग भी होती है। अब हॉट वाटर ट्रीटमेंट एप्पल का किया जाता है। कौन से पैथोजन के अगेंस्ट किया जाता है बच्चों? ग्लोयोस्पोरियम स्पीसीज, पेनिसिलियम,
एक्सपेंसम 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों 10 डेज के लिए रखते हैं, सॉरी 10 मिनट के लिए रखते हैं, सॉरी डेज नहीं होगा, 10 मिनट के लिए रखेंगे। ग्रेप्स फ्रूट है फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा 48 डिग्री सेंटीग्रेड इस पैथोजन के अगेंस्ट रखा जाता है 3 मिनट के लिए। लेमन को पेनिसिलियम डिजिटेटम और फाइटोप्थोरा स्पीसीज के अगेंस्ट 52 डिग्री सेंटीग्रेड 5 to 10 मिनट के लिए रखा जाता है। मैंगो को कलेक्टोथ्राइकम ग्लियोस्पोरियोडिस थ्राइकम ग्लियोस्पोरियोडिस पैथोजन के अगेंस्ट 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए रखा जाता है। ऑरेंज को डिप्लोडिया स्पीसीज, पोमोप्सिस स्पीसीज और फाइटोप्थेरा स्पीसीज के अगेंस्ट 53 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए रखा जाता है। पपाया को फंगस के अगेंस्ट 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए रखा जाता है। और पेचेज को मोनेलिनिया फ्रुक्टिकोला 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.5 मिनट के लिए रखा जाता है। बीच में एक राइजोपस स्टोलोनिफर ये भी अटैक करता है। तो ये हो गया बच्चों इसका हॉट वाटर ट्रीटमेंट। फिर हम करते हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट। नॉर्मली रेडिएशन अप्लाई करते हैं बच्चों। सब्जेक्टिंग द प्रोड्यूस टू आयोनाइजिंग रेडिएशन इज रेफर टू एज रेडिएशन। इट एक्ट एज अ पास्चराइजेशन ऑफ सरफेस। वो सरफेस का पास्चराइजेशन करता है रेडिएशन, इसलिए रेडिएशन और सरफेस पास्चराइजेशन को मिला के हम क्या नाम देते हैं, रेड्यूराइजेशन। एज इट वर्क विदाउट रेंजिंग टेम्परेचर ऑफ प्रोड्यूसर, ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, उस क्या करता है, इट इज़ नॉन एज कोल्ड स्टरलाइजेशन, इसलिए इसे कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है। इट हैज़ इट्स रोल इन सरफेस पास्चराइजेशन। मेनली ये काम क्या कर रहा है, सरफेस पास्चराइजेशन कर रहा है। स्प्राउट इनहिबिशन, स्प्राउट्स नहीं आने देता है। रिटार्डेशन ऑफ सेंसेंस प्रोसेस, और रिटार्डेशन करता है ये सेंसेंस प्रोसेस की। रेडिएशन कैन डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड पेस्ट विदाउट रेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्रोड्यूस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव फॉर रेडिएशन डोज रिक्वायर्ड फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल। अनियन के लिए मिनिमम 0.03 और मैक्सिमम 0.09 kg/y इरिडिएशन डोजेज उन्होंने बताई। पर्पज स्प्राउट इनिबिशन के लिए पटेटो 0.05 मिनिमम, 0.15 मैक्सिमम स्प्राउट इनिबिशन। रेजीन्स के लिए 0.25 मिनिमम, 0.75 मैक्सिमम। इंसेक्ट इंसेक्ट डिसइन्फेस्टेशन के लिए। ड्राइड फ्रूट्स के लिए 0.25 और 0.75 मैक्सिमम। इंसेक्ट इन डिसइन्फेस्टेशन के लिए यहाँ मिनिमम 0.25 है, मैक्सिमम 0.75 है। मैंगो में मिनिमम 0.25 मैक्सिमम अगेन 0.75 फॉर सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन। क्वारंटाइन ट्रीटमेंट फ्रूट फ्लाई एंड स्टोन विविल्स डिसइन्फेस्टेशन के लिए। जिंजर 0.03 मिनिमम, 0.15 मैक्सिमम स्प्राउट इनिबिशन के लिए। गार्लिक 0.03 मिनिमम एंड 0.15 हाईएस्ट स्प्राउट इनिबिशन। और स्मॉल अनियन 0.03 मिनिमम एंड 0.15 मैक्सिमम स्प्राउट इनिबिशन के लिए। तो ये हो गया बच्चों रेडिएशन। नेक्स्ट है वेपर हीट ट्रीटमेंट। वेपर हीट ट्रीटमेंट क्या है बच्चों, दिस ट्रीटमेंट प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन ऑफ फ्रूट फ्लाई इन फ्रूट आफ्टर हार्वेस्टिंग। मेनली इसमें फ्रूट पर जो फ्रूट फ्लाई अफेक्ट करती है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। द बॉक्सेस आर stacked in a room which are heated and humidified by injection of steam। हमने क्या करा कि इनके जो बॉक्सेस है एक रूम के अंदर रख दिए और रूम में रखने के बाद हमने वहाँ पे स्टीम के इंजेक्शंस दिए। द टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टाइम आर एडजस्टेड टू किल द स्टेजेज ऑफ द इंसेक्ट। वहाँ पे इस तरह का टेम्परेचर मेंटेन किया, इस तरह का इतना टाइम पीरियड तक उसको एक्सपोज किया कि जो इंसेक्ट की जितनी भी स्टेजेस थी वो सारी किल हो गई, बट फ्रूट को किसी भी तरह का डैमेज उससे नहीं होता है। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑफ सिट्रस, मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल, इनको 43 डिग्री सेंटीग्रेड इन सैचुरेटेड एयर में 8 आवर्स के लिए रखते हैं। देर आफ्टर उनको 6 आवर तक उसी टेम्परेचर पर होल्ड करके रखा जाता है। VST इज मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। मैंगोज में ये मैंडेटरी होती है वेपर हीट ट्रीटमेंट। फिर आते हैं बच्चों फ्यूमिगेशन। नाम से समझ आ रहा है फॉर द फ्यूम यानी गैसेस के लिए अप्लाई किया जाता है। इन दिस टेक्निक प्लेस द बॉक्सेस ऑफ फ्रूट इन अ गैस।
बॉक्सेस को हमें कहाँ पे प्लेस करना है, गैस टाइट रूम में, एंड इंट्रोड्यूसिंग गैस फ्रॉम अ सिलेंडर टू एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन. हाउएवर स्पेशल सोडियम मेटा bisulfite pad are also available which can be packed into individual boxes of a fruit to give a slow release of SO2. कि एक अंदर ना रूम है, उस रूम में बॉक्सेस रखे हुए हैं, उसके अंदर जो बिछा हुआ है वो पैड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का है. वो क्या कर रहा है, मेनली वहाँ पे हमने सिलेंडर से सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, पर वो धीरे धीरे सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को क्या फ्रूट्स तक पहुँचा रहा है, ताकि क्या हो बच्चों, जितने भी क्या होते हैं इन्फेक्शन होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, मेनली किसके लिए, किससे कर रहा है वो, बोटायरिटिस सिनेरिया. द SO2 फ्यूमिगेशन इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट डीकलराइजेशन ऑफ स्किन ऑफ लीची. लीची के डीकलराइजेशन को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्यूमिगेशन. अब लीची के डीकलराइजेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1.2% सल्फर डाइऑक्साइड को 10 मिनट के लिए हम उसकी शोइंग करते हैं. Thereafter, in reducing skin discolorization in fresh लीची, स्पेशली इफ इट इज कंबाइंड विद, इसके बाद हमें क्या करना है, यदि इसको अच्छे से कंबाइंड करेंगे 2 मिनट डिप इन HCl एंड डायरेक्टली आफ्टरवर्ड. ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि हमें क्या करना है कि 1.2% सल्फर डाइऑक्साइड में 10 मिनट के लिए रखना है, फिर उससे क्या करना है 2 मिनट के लिए HCl में डिप करके रखना है. ठीक है, तो उससे क्या होता है बच्चों, इमीडिएट आफ्टर सल्फर डाइऑक्साइड ट्रीटेड लीची फ्रूट में अपीयर अ यूनिफॉर्म येलो, वो येलो कलर का होता है और 1 to 2 डेज में वो रेड कलर का हो जाता है. केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल से अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू क्या होता है, प्रिजर्वेशन होता है बच्चों. जैसे द फंगीसाइड्स, केमिकल्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स आर यूज टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट. सिंपल सी चीज़ है कि फंगीसाइड्स यूज कर लो, केमिकल्स यूज कर लो, ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज कर लो. अब ये बता रहा अलग अलग तरह के, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मैलिक हाइड्रेजाइड रिड्यूस स्प्राउट्स ऑफ अनियन एंड पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज. स्टोरेज में स्प्राउट्स नहीं बनने देते हैं मैलिक हाइड्रेजाइड्स पोटैटो और अनियन में. पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज ए इथाइलिन एब्जॉर्बेंट इन पैकेजिंग ऑफ फ्रूट विच डिले राइपनिंग. भाई इथाइलिन वो प्रोड्यूस करेगा फ्रूट, तो उससे राइपनिंग जल्दी होगी, तो ये क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इथाइलिन को. पोस्ट हार्वेस्ट डिप विद डाइफिनाइल एमाइन फॉर 30 सेकेंड कंट्रोल सुपरफिशियल स्कैट को कंट्रोल करने के लिए. राइपनिंग ऑफ बनाना टमेटो कैन बी डिले बाय पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट विद जिब्रेलिक एसिड. बनाना और टमेटो की राइपनिंग को क्या करने के लिए, डिले करने के लिए जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करते हैं. प्री हार्वेस्ट स्प्रे. फिर आता है मैलिक हाइड्रेजाइड, प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ एन-बेंजाइल एडेनिन 10 to 20 ppm प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल की लाइफ बढ़ा देता है. मैलिक हाइड्रेजाइड एट 1000 to 2000 ppm डिले राइपनिंग ऑफ मैंगो की राइपनिंग को बढ़ाता है मैलिक हाइड्रेजाइड. प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम नाइट्रेट रिजल्ट द एनहांसमेंट ऑफ सेल्फ लाइफ ऑफ मैंगो एंड गुआवा फ्रूट. मैंगो और गुआवा फ्रूट में यदि हम क्या कर रहे हैं, प्री हार्वेस्ट स्प्रे करते हैं कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट का, तो उनका राइपनिंग लेट होती है बच्चों. ट्रीटमेंट ऑफ मैच्योर ग्रीन गुआवा फ्रूट विद GA3. मैच्योर ग्रीन गुआवा फ्रूट को GA3 से ट्रीट करेंगे एट 100 to 200 ppm. हेल्प एक्सटेंड द स्टोरेबिलिटी ऑफ फ्रूट को लंबे समय तक स्टोर करते हैं क्योंकि उसकी राइपनिंग टाइमिंग बढ़ जाते हैं. प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ बेर विद कैल्शियम कंपाउंड सॉल्यूशन इज यूजफुल इन डिले फ्रूट राइपनिंग. फ्रूट राइपनिंग को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, बेर को प्री हार्वेस्ट पहले ही कैल्शियम कंपाउंड सॉल्यूशन से ट्रीट करना है. स्टोरेज लाइफ ऑफ लीफ वेजिटेबल कैन बी एक्सटेंडेड फॉलोड पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन. लीफी वेजिटेबल्स की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, साइटोकाइनिन को ऐड करना है, तो उनका स्टोरेज लाइफ बढ़ जाएगी. ट्रीटमेंट ऑफ लेग्यूम वेजिटेबल विद इंडोल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज यूजफुल इन मेंटेनिंग ग्रीन कलर. हम लेग्यूम वेजिटेबल में क्या करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनका ग्रीन कलर बना रहता है. प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ 0.2% डिफोलेटेन कंट्रोल पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज ऑफ टमेटो एंड अनियन. अब हमें टमेटो और अनियन में पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज से उनको बचाने के लिए पहले ही, हार्वेस्टिंग से पहले ही 0.2% डिफोलेक्टेन डालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये बच्चों सारे आपके जो मेथड हैं ये हैं आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में. प्री कूलिंग कैसे करेंगे, क्योरिंग कैसे करेंगे, डिग्रीनिंग कैसे करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वेपर ट्रीटमेंट हो गया बच्चों. उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल ट्रीटमेंट, हमने यहाँ पे देखा.
फ्यूमिगेशन देखा, ठीक है, इस तरीके से रेडिएशन के थ्रू हमने इनको एक तरह से क्योर किया। अब आएगा बच्चों कि इनका स्टोरेज हमें कैसे करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ते हैं।